हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे हैं। उसके हम लोगों ने लगभग आधा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर लिया है और आज की क्लास में प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का को हम लोग क्लास कर देते हैं, कंप्लीट करते हैं। आइए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन, इससे पहले ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहां से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। ये जो है बच्चा प्रश्नावली 3.1 जो न्यू एनसीईआरटी है उसका प्रश्नावली 3.1 है, 3.1। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? विमाएं। अब आपके दिमाग में नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, सर वीमा क्या होती है, क्या होता है वीमा, क्या होती है? सुनो 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 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है क्या ये आयत है, आयताकार कोई बाग है। गार्डन घूमने गए हो ना, बगीचे वगैरह में, मौसम वगैरह भी सही चल रहा है, बाग में घूमने जाया करो। वाह, समझ में आ रहा है? बाग में आप घूमने जाइए, टहलिए, घूमिए, घूम सकते हो, अभी उम्र ही क्या है, अभी घूम टहल लो। तो यहां पर एक आयताकार बाग है, जो गार्डन है, जो बगीचा है वह आयताकार है। तो इसका मतलब हमको समझना है कि सर आयत क्या होता है। हमको यह समझ में आना चाहिए कि आयत क्या होता है। आप बच्चे कमेंट करके बताइए, मैं बताऊं उससे पहले आप लोग बताइए जिनको समझ में आ रहा है कि आयत होता क्या है। मानते हैं कि ये एबीसीडी हमारा एक आयताकार बाग है, तो एक बात आती है कि सर आयत क्या होता है। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आयत को अगर हम समझेंगे, आयत में क्या होता है बच्चा? आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह बराबर होती है और समांतर होती है। आयत का मतलब ये इसकी ये जो साइड है इस साइड के बराबर होगी, और जो इसकी ये साइड है बच्चा वह इस साइड के बराबर होगी। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, ऐसा चतुर्भुज, ऐसे समझ लो कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो आयत होगा। ठीक है, समझ में आ गया सर। यहां पर सर एक बात बोला है अर्ध परिमाप, तो सर इसको भी जरा समझा दीजिए। देखिए, अर्ध परिमाप को समझने के लिए आपको पहले परिमाप को समझना पड़ेगा। किसको? परिमाप। परिमाप का क्या मतलब होता है? परिमाप अगर हमको निकालना है, परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का जो योगफल होता है वही परिमाप होता है। हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा, आएगा आएगा। देखो, जैसे समझो, जैसे मैंने यहां पे ये लिख दिया है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। मैंने बोला इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप का मतलब होता है सभी को जोड़ दो। मतलब 4 3 7 और 7 में 5 जोड़ेगा तो 12 होगा। इसका मतलब इसका परिमाप हो जाएगा 12। जैसे यहां पर एक ऐसे दिया है, ये 5 है, ये 10 है और ये 5 है। इसका मैं अगर परिमाप बोलूं तो कह दीजिए सर सबको जोड़ दीजिए। इसका मतलब 10 5 15 और 5 20। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब जितनी भुजाएं दिया गया है सबको जोड़ लीजिए, परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? परिमाप। तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अगर इसकी वैल्यू y है तो ये y है तो ये भी y होगा। तो इसका मतलब अगर इन सब को हम जोड़ेंगे, x y सबको जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाएगा। हाँ भाई, सबको जोड़ोगे तो परिमाप हो जाएगा। कैसे? देखो, जोड़िए जरा। ये x है, परिमाप को निकालने के लिए हमने बताया है कि सभी को जोड़ देना है। तो ये x है, यहां x है तो यहां भी x है, तो ये हो जाएगा x प्लस x, और ये y है तो ये भी y है, तो ये हो जाएगा y प्लस y। इन सबको जोड़ दीजिए तो x और x कितना हो जाएगा? 2x, और y कितना हो जाएगा? 2y। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन 2 है, तो ये बच जाएगा x प्लस y। इसका मतलब जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2x प्लस y। परिमाप 2x प्लस y। x क्या है? लंबाई। x को हमने लंबाई माना है, और y क्या है? हमारा चौड़ाई। तो इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो परिमाप होता है वह होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आ गया? तो जो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। बट यहां पर बात अर्ध परिमाप की किया गया है। किसकी बात किया गया है? अर्ध परिमाप की। अर्ध का मतलब होता है आधा, परिमाप का मतलब होता है परिमाप। किसका आधा? परिमाप का आधा। किसका आधा? परिमाप का आधा। तो परिमाप हमारा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई।
और इसका अगर हम आधा करेंगे तो आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना है, आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड, तो 2 से निपटाओ जरा इसको, 2 से निपट जाएगा तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, अर्ध परिमाप इसका आ जाएगा बच्चा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है, याद रखना है, यहां पे तो काम करेगा, आगे भी काम करेगा। दो चीजें क्या क्या, एक याद रखना है कि आयत क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये छोटी सी बात है। इससे थोड़ी सी बड़ी बात है परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ ले परिमाप का सूत्र, तो आप कहना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाला याद रखना है। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और फिर कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि अर्ध परिमाप कितना होता है, तो आप बताएंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आ रहा है, अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसको मैं हटाऊंगा, इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बस समझाने के लिए था, मैंने समझा दिया, बट इसको एग्जाम में नहीं करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। चलो याद रखना अर्ध परिमाप कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां मैं लिख देता हूं अर्ध परिमाप, क्योंकि तुम लोग अभी भूलोगे। अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अभी इस्तेमाल इसमें आएगा, तब तक इसको सबको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हट गया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से फलाना है, तो अर्ध परिमाप इतना है, तुमको निकालना क्या, बीमा है। अब बात करते हैं बीमा क्या होती है। देखो मेरी जान, बीमा जो ये लंबाई और चौड़ाई होती है, यही बीमा होती है। तो बीमा कुछ अलग नहीं, डायमेंशन का मतलब ये होता है लंबाई और चौड़ाई को ही बीमा कहते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है, यही हमारी बीमाएं होती है। तो इसने ये बोल दिया बाग की बीमाएं ज्ञात करना, इसका मतलब, इसका कहने की मतलब है कि बाग की लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो मैंने क्या बताया कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो निकालना रहेगा, मतलब क्वेश्चन में जो हमको निकालना है उसी को मान लोगे। तो निकालना क्या है, विमाएं, तो विमाओं को सबसे पहले मानो, विमाओं को क्या कर लो, मान लो। तो यहां मानेंगे, तो विमा में दो आएगा, लंबाई और चौड़ाई, तो दो चीजें मानेंगे। माना आयताकार बाग की लंबाई x है। अब ये मीटर में है तो इसको मीटर में कर दीजिए। आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, हिंदी में लिखो नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा। मीटर, x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, ये हो जाएगा बच्चा y मीटर, मान लिया। अब हमने बताया था कि ऐसा जो भी क्वेश्चन रहेगा, इसके आपको दो तरीके से पूछेगा, मतलब दो कंडीशन देगा, दो कंडीशन से आपको दो इक्वेशन बनाना रहेगा। तो आप यहां पे ढूंढो पहला कंडीशन क्या है, तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली शर्त में क्या बोला है भाई, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। सीधे सीधे इसके कहने का मतलब यह है कि जो ये आयताकार बाग है ना, इसका अर्ध परिमाप 36 है। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है, तो इसको आप लिख दीजिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है बच्चा, 36 है। अब मेरी जान ये बताओ अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है। अभी देखो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई को हमने क्या माना है, लंबाई को हमने x माना है, याद रखो। ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई को हमने x माना है, x, और चौड़ाई को हमने क्या माना है, y माना है। चौड़ाई को देखिए यहां से y माना है, इसका मतलब x प्लस y कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। समझ में आया। पहली कंडीशन यही थी कि जो आयताकार बाग, इसको ऐसे पढ़ना बच्चा, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। ये यहां से ही होगी, ये यहां से बाग के बाद डायरेक्ट ये पढ़ना है का अर्ध परिमाप 36 है। इसके बाद ये दूसरा वाला है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन के लिए क्या बोला है, एक आयताकार बाग
जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब ये पूरा का पूरा पढ़ना है आपको, तो सेकंड शर्तानुसार में देखते हैं। सेकंड शर्तानुसार तराजू का नियम याद रखो जो बताया था हमने। जब मैंने बोला है कम ज्यादा वाली कंडीशन है, हमेशा क्या करिए, एक तरफ दो जिसकी तुलना किया जा रहा है उनको ऐसे लिख दिया करो, x बराबर y लिख दिया। अभी इस केस में ये दोनों बराबर लग रहे हैं, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो इसने क्या बोला है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन ज्यादा है भाई, लंबाई ज्यादा है। लंबाई देखो, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ज्यादा कौन है, लंबाई ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4। तो अगर ध्यान से देखिए लंबाई तो x है हमारा, इसका मतलब जो ज्यादा है वो नीचे होगा, तो ये नीचे है, तो ऊपर कौन है, y है। तो 4 जब इसमें जोड़ोगे तभी तो दोनों बराबर आएगा, और गलती से अगर 4 आप x में जोड़ दिए तो ये और ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 4 किसमें जोड़ेंगे, जो आपका नीचे है, तो नीचे हमारा x है, तो सॉरी जो 4 जोड़ेंगे किसमें, जो हमारा ऊपर है, तो ऊपर कौन है, y है। ये हो जाएगा x बराबर y प्लस 4। ये बन गया बच्चा समीकरण नंबर 2। बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आई। अगर बच्चे ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई तो बस आपको अब वैल्यू निकालनी है। अब आपको बाग की लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। अभी मैं आपको सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि दोनों बताऊंगा, बट यहां पे आप समझ लो। देखो x और y का मान निकाला है, x का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, आपका एक मान निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कैसे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बच्चा, x प्लस वाई बराबर 36। रखिए जरा, x का मान कितना दिया है, y प्लस 4। x का मान कितना दिया है, y प्लस 4। तो x का मान ही रखना है, तो x की जगह रखो। x का मान है y प्लस 4, तो यहां लिखेंगे y प्लस 4 और प्लस y इक्वल 36। अब यहां से y का मान निकालेंगे तो 4 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और ये y और y कितना हो जाएगा, 2y। इन दोनों को जोड़ेंगे, y और y 2y, और 4 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ये 36 में से 4 को माइनस कर देना। अब यहां से देखिए ये 2y दिया है, और 36 में से 4 माइनस होगा बच्चा, तो आप कहेंगे सर 32 होगा। 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 होगा, 32 हो जाएगा। अब इसको 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 16 बार में। तो y का मान कितना आ गया है, y का मान यहां से आपको आ जाएगा 16। y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। समझ में आया। अब y का मान निकल गया, अब आपको x का मान निकालना है, तो x का मान उठाकर बच्चा किसी में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो यहां पे कहां रखें, y का मान उठाकर इसी में रख दो, तो x का मान निकल आएगा। तो यहां पे लिखेंगे ऐसे, यहां पे लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, फ्री हो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जब रखेंगे यहां पर, तो ये दिया गया है x बराबर y प्लस 4। अब रखिए जरा, y का मान 16 आया, तो यहां पे 16 रख दो, तो x बराबर 16 प्लस 4। सॉल्व करिए, x बराबर 16 4 कितना होगा, 20 हो जाएगा। 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू आ गई है 16, और यहां से x की वैल्यू आ गई है 20। अब ध्यान से देखो, जो दिया गया था लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो लंबाई कितनी आई है, 20 आई है, और ये आया है 16। तो देखो लंबाई 4 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। बस इतना सॉल्व करने के बाद इसको वर्ड में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, अतः आयताकार बाग की विमाएं 20 मीटर तथा 16 मीटर होगी, 16 मीटर होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूरा विधिवत आपको ऐसे लिखना है, पूरा ऐसे सिस्टमैटिक, पूरा ऐसे लिखना है। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसको।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। यहां पे बच्चा समीकरण ही गायब कर दिया गया है ना, ये है, इसमें थोड़ा सा एक रैखिक समीकरण दी गई है, वो रैखिक समीकरण ही है, देख रहे हो, एक रैखिक समीकरण दिया गया है, कौन सा रैखिक समीकरण है, गायब है। दो चरों में एक ऐसी है, तो परेशान ना हो, एक सेकंड टाइम दो जरा, इसको हम लिखते हैं समीकरण क्या है, एक मिनट। हाँ बच्चा, ये समीकरण आपका है, इसको ध्यान दीजिएगा। टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, ये समीकरण दिया गया। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण है। एक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कौन सा, ये रैखिक समीकरण है, दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि दिखाया गया प्रतिच्छेदी। अच्छा रुको, थोड़ा सा हो सकता है आपको डाउट आ जाए, समझा रहे हैं, रुको। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, सभी क्वेश्चन में दो दो समीकरण आपको देता था, दो दो समीकरण आपको देता था। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल 16 दिया है, फिर 4x माइनस y इक्वल 5 दिया है, दो समीकरण देता था और आपको बताना था यह किस रेखा को निरूपित करता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी रेखा को निरूपित करेगा, या तो प्रतिच्छेदी को, या समांतर को, या संपाती को। लेकिन इस क्वेश्चन में एक दिया है और एक आपको बनाना है, मतलब हमको बनाना है। एक इसने दिया है और एक हमको बनाना है, ऐसा बनाना है कि प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करे, देकर ऐसा बनाना है कि प्रतिच्छेदी रेखा को निरूपित करे। एक दिया है, दूसरा बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाना है, देखो, जो दिया है तो यहां लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। समीकरण कौन सा दिया है बच्चा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, यह दिया गया है। कुछ नहीं करिए, यहां से आप a1 b1 c1 का मान निकाल लो। तो अगर जब मान निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से करने पर निकालिए। a1 का वैल्यू कितनी आई है, 2 आई। a1 का मतलब होता है x के साथ जो गुणा में लगा होता है, तो x के साथ गुणा में 2 लगा है तो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर निकालिए b1 की वैल्यू, b1 का मतलब होता है y के साथ गुणा में, y के साथ क्या गुणा में लगा है, 3 लगा है, तो b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर c1 की वैल्यू निकालिए और c1 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -8 आ जाएगी। तो यहां से आपको a1 b1 c1 की वैल्यू पता चल गई, a1 b1 c1 की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिए, हम लोग हर क्वेश्चन में ऐसा निकालते थे, a1 अपॉन a2 निकालते थे। फिर हम क्या निकालते थे, b1 अपॉन, इसको मैं सीधे लिखता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, b1 अपॉन b2 निकालते थे। फिर निकालते थे क्या बच्चा, c1 अपॉन c2 निकालते थे, ऐसा निकालते थे। चलो यहां पर आपको a1 का मान पता है 2 है, नीचे आपको क्या दिया है नहीं पता है। b1 का मान आपको पता है 3 है, b2 का मान नहीं पता है, c1 का मान -8 है, c2 का मान आपको नहीं पता है। अब मेरे तरह सोचो,
हमको बनाना है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बनाना है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का रूल क्या कहता है अभी? प्रतिच्छेदी का रूल ये कहता है कि ये तीनों जो है ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ये जो तीनों जो है ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये दोनों तीनों बराबर आपस में ना हो। देखो कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बट रखते समय यह ध्यान रखना है कि इन दोनों का मान बराबर ना हो। जैसे यहां पे 2 मैं 3 रख देता हूं, 2 में 3 रख दिया। अब मुझे ऐसी वैल्यू रखना है कि सॉल्व करने पर यह वैल्यू वहां ना मिले। तो यहां पर मैं अगर 2 रख दूं, ध्यान से देखो, ये 2/3 और ये 3/2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसका मतलब पहला दोनों मिल गया। अब इसको भी ऐसे रखो कि इनके बराबर ना आ जाए। तो जैसे यहां -8 है, मैं यहां क्या रख दूं कि जिससे ये बराबर ना हो? तो यहां मैं -2 रख देता हूं। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 से कटेगा ये 4 बार में, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये देखो ध्यान से देखेंगे ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे मैंने यहां 3 रखा, आप 5 रख दो तो ये हो जाएगा 2/5। अब अगर 2/5 अब यहां आ गया, 2/5 यहां नहीं आना चाहिए। तो ये देखो 3 है, आप यहां रख दो 5, तो 3/5 हो गया। तो ये दोनों आपस में बराबर है नहीं। अब इसको भी बराबर करना है, सॉरी बराबर नहीं करना, कोई वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रखिए। तो ये 8 बटे कुछ भी वैल्यू रख दो, जैसे -8 है, आप यहां भी 5 रख सकते हो। तो देखो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। देखो 2/5 कहां बराबर है 3/5 के, कहां बराबर है 8/5 के। कुछ और रख दो, 7 रख दो, 9 रख दो, बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? चलो अब देखो यहां से बच्चे जब आपने वैल्यू रखा है तो a2 की वैल्यू क्या रखे हो? a2 की वैल्यू आपने 3 रखा है, a2 की वैल्यू 3 रखा है। b2 की वैल्यू कितना आपने रखा है? b2 की वैल्यू आपने 2 रखा है। c2 की वैल्यू आपने कितना रखा है? c2 की वैल्यू आपने -2 रखा है। ये रखा है, बस समझ गए। तो समीकरण बनाने के लिए देखिए आपके पास ये है, यहां से इससे पहुंच गए। अब उल्टा चलना है, आपके पास ये दिया है और आपको समीकरण बनाना है। ध्यान से मेरी बात समझो, जब ये दिया रहता था तो आप a1 b1 c1 का मान निकाले। अब यहां पर आपको a2 b2 c2 की वैल्यू दिया है और आपको समीकरण बनाना है। तो मेरी जान, जो समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है ये होता है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 होता है। तो बस कुछ नहीं करिए, जहां पर a2 है a2 की जगह पे 3 रख दो, तो हो जाएगा 3x प्लस b2 की जगह पे 2 है, b2 की जगह 2 है 2y प्लस c2 की जगह क्या है? -2 है। तो ये +2 को हटा दो, -2 इक्वल 0। एक समीकरण दिया था, दूसरा समीकरण हमने अपने से बनाया है। दूसरा समीकरण कौन है? 3x + 2y - 2 = 0। जब इन दोनों से बनाओगे तो वो प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण होगा, ये प्रतिच्छेदी। अब इस ग्राफ और इस ग्राफ को सॉल्व करोगे तो आपको यही आएगा, क्योंकि आपस में बराबर, तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक दिया था और दूसरा आपको निकालना था, 2x + 3y - 8। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। सेकंड पार्ट में ये हमारे सामने है, ये हमको दिया है, एक अपने बनाना है। अब इस बार समांतर का बनाना है। किसका बनाना है? समांतर का। तो ध्यान से देखो बच्चा, यहां से a1 का मान आपको पता है, a1 का मान 2 है, b1 का मान यहां से 3 है और c1 का मान यहां से -8 है। तो यहां करिए a1/a2 इक्वल, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू हमको अभी निकालना है, b1/b2, b1 की वैल्यू 3 है, b2 का मान हमको निकालना है, c1/c2, c1 का मान आपको पता है -8 है, आपको c2 का मान निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे करो, देखो अब ये समांतर रेखा को निरूपित करना चाहिए। तो समांतर रेखाएं जो निरूपित करती वो होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। यहां पर देखो पहली दोनों बराबर होती है, तीसरी वाली बराबर नहीं होती है। तो बस ऐसा वैल्यू रखो कि ये दोनों मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर आ जाए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये है बच्चा। देखो
अगर ये 2 है तो यहां भी मैं 2 रख दूं तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहां 3 है तो यहां भी 3 रख दूं, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। वाह सर, ये तो सिंपल तरीका है। अगर दोनों को मुझे बराबर करना है तो क्यों ऐसा ना करूं कि वही नंबर रख दूं, कट जाए। 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहां 2 है और यहां 3 है। अब कोई ऐसी वैल्यू रखो, जैसे यहां पे 4 रख दूंगा मैं, तो ये इसको मैं जो सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/2। तो बस ऐसा ही रखो जिससे यहां भी रखो तो सॉल्व करने पर ये आ जाए। तो देखो मैंने किया क्या, मैंने अपना दिमाग क्या लगाया है, 2 का डबल मैंने लिख दिया है, तो यहां 3 का डबल तुम रख दो, 3 का डबल रखोगे तो कितना आएगा, 6। इसको काटोगे 1/2 आ जाएगा। अच्छा सर, अच्छा ये ऐसे बताइए, ये 2 है, इसका जितना टाइम करोगे, जैसे मैंने यहां पे डबल रखा तो यहां भी डबल किया, अब यहां पे 2 का मैं 10 गुना कर रहा हूं, 2 का 10 गुना 2 धम्मा 20, 2 का 10 गुना 20 मैं यहां रख रहा हूं। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/10। तो अगर यहां आपने 10 गुना किया है तो यहां भी आप 10 गुना करो, तो 3 का 10 गुना 30 होगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2। समझ में आ रहा है? तो आप बराबर करोगे तो 1 आ जाएगा, गुना करना है तो जितना टाइम यहां गुना करना है उतना टाइम यहां भी, 3 टाइम करना है तो इधर भी 3 टाइम करो। तो अब यह भी सवाल आ सकता है कि अगर ये एक समीकरण दिया गया है और तो समांतर आपको बनाना है तो कितने समीकरण आप और बना सकते हो, अनंत समीकरण बना सकते हो। जैसे 2 रखोगे तो एक समीकरण बन जाएगा, 4 रखोगे तो दूसरा बन जाएगा, 20 रखोगे तो तीसरा बन जाएगा, 40 रखोगे, 50 बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करना है। तो यहां से देखिए बच्चा, आपको a2 की वैल्यू पता चल गई, a2 की वैल्यू यहां से 2 आ गई, b2 की वैल्यू यहां से पता चल गई है, 3 आ गई है, और C2 की वैल्यू नहीं पता चला, बनाओ भाई C2 के बारे में समझो। अब C2 ऐसा रखना है कि ये बराबर ना है, मतलब यहां 1 आ गया, यहां 1 आ गया, और यहां 1 नहीं आना चाहिए। तो अगर 1 यहां तभी आएगा जब -8 रखोगे, तभी कटकर 1 आएगा। कुछ और रख दो, जैसे 3 रख दो, अब ये कभी 1 नहीं आएगा। हो गया, हमको C2 की वैल्यू पता चल गई, C2 की वैल्यू पता चल गई है 3। अब आपको पता है कि जो समीकरण होता है ये होता है a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल 0। तो a2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2 है, तो यहां से 2x हो जाएगा, और b2 की वैल्यू यहां से है 3, तो ये 3y हो जाएगा, और प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 इक्वल 0। इसका मतलब वह जो अभिष्ट समीकरण है, ये दोनों जो समीकरण रहेंगे, ये दोनों समीकरण मिलकर ये जब बनाएंगे तो ये बनाएंगे समांतर रेखा। किसको बनाएंगे, समांतर रेखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, यहां से आप a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -8 ये आपका हो गया। यहां से आप a1 अपन a2 निकाल लीजिए, तो a1 की वैल्यू 2 है, a2 अभी निकाल ले रहे हैं हम, b1 अपन b2 निकालिए, b1 की वैल्यू 3 है, c1 अपन c2, तो c1 की वैल्यू -8। अब ध्यान से सुनो, कैसा बनाना है, संपाती बनाना है। तुरंत फॉर्मूला याद करो, संपाती का जो फॉर्मूला होता है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। सभी बराबर होना चाहिए। बराबर करना तो आसान है, सभी बराबर करना, कोई दिक्कत नहीं, सभी बराबर करना है, कर दीजिए। कैसे करेंगे, ऐसा कुछ करो जिससे ये और ये दोनों बराबर हो जाए। तो अभी अभी तुमने यहां भी 2 किया था, 3 यहां कर दिए तो बराबर हो गया था, क्या दिक्कत है, कर दिया हमने। बराबर करने के लिए सेम से कर दो, आसान रहता है, कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो नंबर ऊपर दिया है वही नंबर नीचे कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, यहां पर क्या करेंगे, यहां तो माइनस लगा है, मैंने बोला क्या, जो ऊपर नंबर लगा है वही नंबर नीचे लिख दो, जैसा साइन है वैसा साइन भी कर दो। तो -8 ऊपर लिखा है, -8 नीचे भी कर देंगे। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 हो गया। इसका जो समीकरण होता है देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। बस a2 की जगह पे a2 की वैल्यू t हो जाएगा 2x, b2 की जगह पे b2 की वैल्यू 3y प्लस c2 की जगह पे c2 की वैल्यू, और -8 है इस प्लस को हटा दो,
8 इक्वल 0। तो यह जो समीकरण दिया है, ये समीकरण, अच्छा वो तो सेम आ गया है ना, ऐसा करो, ठीक ठीक ठीक, इसको चेंज करते हैं, सेम ऐसे करो, इसके अलावा कुछ और रखो, नहीं समान मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने बताया था, जैसे यहां पे 2 है, यहां पे क्या रख दीजिए आप, 4 रख दीजिए, 2/4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा, इस 2/4 को सॉल्व करोगे तो 1/2 आंसर आएगा। 2 टाइम कर दो, इस जितना यहां दिया उसी का डबल कर दो, जितना यहां दिया उसका डबल, 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, -16। अब ध्यान से देखो, जब जब भी इसको सॉल्व करें, जैसे 2/4 है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे सर 1/2 आएगा। 3/6 दिया है, इसको सॉल्व करो 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। -8 बटे -16 है, इसको भी माइनस से माइनस कटिए, 8 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। ये तीनों देखो आपस में बराबर हो गए हैं कि नहीं बराबर हो गए, बस यही वैल्यू रख दीजिए। तो a2 की जगह कितना रखेंगे, 4x, प्लस b2 की जगह कितना रखेंगे, 6y। अब यहां माइनस है तो -16 इक्वल 0। ये तो ये समीकरण, ये वाला पहला वाला समीकरण और ये दूसरा समीकरण बच्चा, इन दोनों से जब आप लोग ग्राफ बनाओगे तो वह किस रेखा को निरूपित करेगा, समपाती रेखा को। किस रेखा को, समपाती रेखा। उम्मीद है समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चा, ये लास्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो क्या दिया है, समीकरणों इतने और इतने का ग्राफ खींचिए। अब ये देखो क्वेश्चन अन्य पार्ट में भी है, सिर्फ आगे क्या दिया है बाद में पढ़ेंगे, पहले जितना दिया है उतना कर लो, आधा जितना समझ में आ गया उतना करते हैं। ग्राफ खींचने के बारे में बोला है तो पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो जो दिया है, यहां दिया है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपके सामने, x - y + 1 = 0 है। मैंने आपको अभी बहुत ग्राफ समझाया है, पिछली क्लास में भी ग्राफ समझाया था। ग्राफ खींचने का मतलब है या तो आप x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। तो यहां से बच्चा x और y में से किसी एक की वैल्यू निकालिए। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, y उधर जाएगा, 1 भी उधर जाएगा, तो y उधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। x या y में से किसी का मान पता चल गया। अब निर्देशांक आप निकालेंगे। ग्राफ बनाने के लिए बच्चा कम से कम 2 निर्देशांक की जरूरत होगी, कम से कम 2 निर्देशांक की। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 20, 50, 100 जितना मन करे, लेकिन कम से कम 2। तो देखो अब यहां पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे, जब देखो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है ना, तो ग्राफ बनाना हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है। डिनोमिनेटर में जब नंबर आ जाता है तब दिक्कत होती है। तो यहां देखिए y की वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, y की वैल्यू इस बार निगेटिव हम मानेंगे, मानते हैं निगेटिव, अच्छा पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव मानो। y की वैल्यू यहां पर बच्चा आप 4 मान लीजिए, कितना मानिए, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3 जो मन करे। तो अगर y की वैल्यू यहां पर 4 मारोगे, 4 में से 1 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। y की वैल्यू अगर आपने 4 माना है तो 4 में से 1 घटेगा, 3 ही आएगा। अब y की वैल्यू आप 0 अगर मान लो, y की वैल्यू अगर आप 0 मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे सर -1 आएगी। देखो ना 0 और -1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो -1 आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा कर दिया, एक आसानी से हमको मिल गया। दूसरे सब बनाइए। दूसरा दिया है 3x + 2y - 12 = 0, ये दिया है। यहां से भी किसी x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो 2y = 12 और 3x इधर प्लस में है, उधर जाकर बच्चा माइनस में हो जाएगा 3x। और अगर यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 - 3x और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 रख देंगे। देखिए
हम 3 को क्यों नहीं किए भाई सर, एक्स की वैल्यू सर क्यों नहीं निकाला, एक्स की वैल्यू निकालते तो 3 डिनोमिनेटर में जाता, और 3 से सोचने में थोड़ा दिक्कत होती है, 2 से आसानी से हम लोग सोच लेते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब इसका जब टेबल बनाएंगे तो इसका टेबल ऐसे बनाइए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। अब आपको सोचना क्या है, अब आपको ऐसा सोचना है कि ऊपर जो भी नंबर आए वह 2 से कट जाना चाहिए, तो ऊपर कोई भी सम संख्या आ जाएगी तो 2 से कट जाएगी, इसीलिए हमने 2 को नीचे रखा है। तो अगर यहां पर x की वैल्यू आप 0 रख दोगे, x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू देखो 3 का गुणा 0 होगा तो 0 होगा, तो यहां 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही रहेगा, और 2 से 12 काटेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही रहेगा, और 12 2 से कटता है तो 6 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, अब कुछ और सोचो, जिससे अगर यहां पे 2 रखोगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। यार ध्यान से रखो, इधर देख लो, 12 माइनस 3 और x की जगह पे आपने रख दिया 3 अपॉन में 2। ध्यान से देखो, 12 और 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और बटे 2। अच्छा ये तो सम नहीं आएगा ना, 3 का 6 9, ये तो नहीं कटेगा, 3 मत रखिए, 3 के अलावा आप क्या रख सकते हो, 4 रख दें। अगर यहां पे 4 रखेंगे बच्चा तो क्या होगा, तो 12 माइनस 4 गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 और बटे में 2 आएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 2। समझ पा रहे हैं, अगर यहां पर x की जगह पे आप 4 रखोगे तो 4 गुणा 3 में करेंगे तो 12 होगा, और 12 में से 12 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की जगह पे आप रखिए 4, x की जगह पे अगर आप 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो देखिए ये 2 समीकरण से आपने 2 निर्देशांक निकाल लिए। अब इससे हम लोग बनाएंगे ग्राफ, इसको हटा देते हैं बच्चा, देखिए बनाते हैं ग्राफ। वैल्यू रखते हैं। अच्छा ये बताओ, जहां पे 2 रेखाएं x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कटता है उस बिंदु को क्या नाम देते हैं, जहां पे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं उस बिंदु का नाम क्या होता है, उसका नाम क्या होता है ये बताना है आपको, और उसका निर्देशांक क्या होता है ये बताना है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं उस जगह का नाम क्या होता है और उसका निर्देशांक क्या होता है, बताइए जरा। तब तक हम वैल्यू करते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए बनाते हैं। देखिए पहला बनाने के लिए दिया है 3,4, तो पहला आपको बनाना है 3,4 का, और दूसरा आपको बनाना है -1,0 का। पहला आपको बनाना है 3,4, तो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 यहां पर आएगी, और y की वैल्यू 4 है। देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये लगभग यहां पर जाएगा, ये दूसरा बच्चा -1,0, तो x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये बिंदु तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ये 2 बिंदु मिल गए, ये वाला और ये वाला, बस इनको आप मिला दो, इंग्लिश नेमिंग भी कर सकते हैं, मान लेते हैं इसको a बिंदु इसको b बिंदु, इसको मिला दीजिए, ऐसा बन गया। दूसरा बनाते हैं बच्चा 0,6, 0,6 एंड 4,0, इससे बनाते हैं 0,6, 0,6 मतलब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 6 है, ये बिंदु यहां पर आएगा। दूसरा क्या है 4,0, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये आएगा। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे, देखिए इन दोनों को मिलाएंगे लगभग,
ये देखो, यहां से देखिए, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये जा रही है, ग्राफ बन गया है हमारा। क्वेश्चन हमसे बोला था ग्राफ खींचिए, हमने ग्राफ खींच दिया है। उसके बाद क्या बोला है, एक्स अक्ष, ध्यान से लाइन को समझिएगा, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष बोले तो ये वाली, ये एक्स अक्ष दिया है, ये बच्चा देखो ये एक्स अक्ष दिया है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं, कौन सी रेखाएं भाई, ये दोनों जो रेखा अपनी हमने बनाया है, ये व्हाइट वाली और ये थोड़ा सा जो भी कलर हो, मुझे तो रेड समझ में आ रहा है, हाँ तुम लोग कलर में ज्यादा वो हो, तो ये व्हाइट वाली और ये वाली रेखा, ये दोनों देखो, ये दोनों रेखा और एक्स अक्ष, ये दोनों रेखा और एक्स अक्ष से बने त्रिभुज, ध्यान से देखोगे तो ये दो रेखाएं हैं और एक्स अक्ष ये है, तो इससे एक त्रिभुज है, ये देखो बनना है कि नहीं बनना, ये वाला ध्यान से देखो, ये बनना त्रिभुज बनना है कि नहीं, तो इन्हीं त्रिभुज, तो ध्यान से देखो पहले त्रिभुज कहां बनना है, तो आप कहेंगे सर यहां बनना है, एक्स अक्ष ये है और ये दोनों रेखाओं से यह त्रिभुज बनना है, ये वाला, बनना है कि नहीं बनना है, तो ये दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष से जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, शीर्षों के निर्देशांक, मेरी जान ऐसे समझो, जैसे ये त्रिभुज होता है ना, तो इसका एक बिंदु होता है, यहां भी एक बिंदु होता है, यहां भी एक बिंदु, तो बस इसी बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है, तो ध्यान से देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक, इसका अगर निर्देशांक हम निकालेंगे तो देखिए यहां पर एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू लगभग 2 आ रही है, 2 या 3 के बीच में आ रही है, लगभग एक्स की वैल्यू 2 या 3 के बीच में आ रही है, और वाई की वैल्यू 3 आ रही है, तो जो भी रहेगा एक्स की वैल्यू हम 2 ही मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, आप लोग देख लीजिए, आप लोग बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, आप ये मत समझिए कि यहाँ 3 हो गया 2 हो गया, आप लोग अपना ध्यान से बनाइएगा, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं ये 2,3 हो गया है, और इस बिंदु का निर्देशांक देखिए, ये बिंदु तो हमारा पता है, ये बिंदु कौन सा है, एक्स की वैल्यू देखिए वहां पर -1 है, एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, इस बिंदु का एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहां बच्चा 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 0, तो हमसे यही बोला था, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, आपने इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर दिए हैं, और इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, छायांकित का मतलब होता है रंग भर दो, बचपन में रंग भरे हो ना, तो बस ये जो त्रिभुज बना है इसको हम रंग भर देंगे, हम ऐसे सेडेड कर देते हैं, ये छायांकित हो गया आपका, समझ पा रहे हो, ये आपका छायांकित, थोड़ा सा और डिजाइन बना लो अगर बनाना हो तो, मेरी आर्ट बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत अच्छी आर्ट बनाता हूं, देखो कितना तगड़ा बनाया हूं, मजाक मत उड़ाना, हाँ एक ये बन गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का यहां तक आंसर परफेक्ट हो गया है, बस लास्ट में आपको ये चीजें लिख देना है जो मैं इसमें लिख दे रहा हूं, जगह नीचे नहीं है तो हम यहीं पे लिखते हैं, अतः त्रिभुज के निर्देशांक 2,3, यही वाला देख लेना, या 3,3 होगा या 2,3, 3,3 -1,0 और 4,0 होगा, ये आपका बन गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब एक क्वेश्चन यहां एग्जाम में और पूछ सकता था, एक्स अक्ष ना देकर यह पूछ सकता था कि वाई अक्ष बताइए, वाई अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो ध्यान से देखिए, जब वाई अक्ष लेंगे तो ये वाला वाई अक्ष है, और ये रेखा से देख रहे हो, यहां पर एक त्रिभुज बनना है, ये देखो इस रेखा से यहां पर, तो ये रेखा यहां पर, तो आप लोग एक चीज और कमेंट करिएगा, ये ध्यान से देखो, ये ऐसा रेखा है, ये वाई अक्ष हो गया है, और ये लाइन इधर से जा रही है और ये लाइन इधर से आ रही है, तो ये इन यहां पर त्रिभुज देखो, ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, बात समझ पा रहे हो, तो आप एक बिंदु यहां पर आएगा, एक बिंदु यहां पर आएगा, एक बिंदु यहां पर आएगा, तो आप इसका भी निर्देशांक, तो यहां मैं बता रहा हूं, एक बिंदु यहां जाएगा, वाई अक्ष लेंगे तो एक बिंदु यहां पे जाएगा बच्चा, एक बिंदु हमारा यहां पे जाएगा और एक बिंदु हमारा यहां पे जाएगा, ये 3 बिंदु मिलेंगे वाई अक्ष पर, ये 3 बिंदु मिलेंगे वाई अक्ष पर, तो आप इसका भी निर्देशांक लिख के बताइएगा कि इन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया,
तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि आपका जो चैप्टर है प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का 3.1 है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम प्रतिस्थापन, और अगली जो देखो क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगली क्लास में बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब ये समझिए जो अगली क्लास होगी उसमें इस चैप्टर की मैं दिल के बारे में बताऊंगा, मतलब उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, विधियां कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब उस क्लास का आप लोग इंतजार करिए, अगले दिन पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। भैया जो ये पढ़ाया जा रहा है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका नाम यहां मैंने लिख दिया PRSALD। टेलीग्राम पे जाकर PRSALD सर्च करना, वहां पे आपको मिल जाएगी सर। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चा यहीं पे रखते हैं, और जो कमेंट मैंने बोला है कमेंट करने के लिए उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चा, धन्यवाद।